बार फिर अपने डिजिटल टॉक शो चर्चा यूपी को लेकर आपके बीच मौजूद है। यूपी में चुनाव की शुरुआत शुरू हो चुकी है और कुछ 240 दिन बाद हम चुनाव के बीच में होंगे। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे एजेंडे को लेकर हमारे बीच होंगे। राजनीतिक दलों ने भी अपनी कवायद शुरू कर दी है। छोटी छोटी राजनीतिक दलों को, छोटी पार्टियों को बड़े राजनीतिक दल अपने साथ जोड़ने के लिए कवायद कर रहे हैं। क्या अहमियत है इन छोटे राजनीतिक दलों की और किस तरह प्रभावित कर सकते हैं ये यूपी की राजनीति को, और साथ ही यूपी के सत्ता संघर्ष में कैसे निर्णायक बन सकते हैं, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निदेशक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स डॉक्टर ए.के. वर्मा साहब। ए.के. वर्मा साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप विगत 40 वर्षों से शोध कर रहे हैं, राजनीति पढ़ा रहे हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ सर्वे के माध्यम से आप नब्ज टटोलने का कार्य भी कर रहे हैं। तो इन छोटे राजनीतिक दलों की क्या अहमियत है हमारे प्रदेश में? देखिए, छोटे राजनीतिक दल जो होते हैं, ये सबसे बड़ी चीज तो ये है कि भाई ये बनते ही क्यों हैं। अगर हम लोग इस चीज को पहले समझें तो ये शायद बेहतर समझ सकेंगे कि इनकी क्या अहमियत है। और जितने भी छोटे छोटे दल होते हैं, ये समाज के जो मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं, समाज के जो सीमांत और उपेक्षित वर्ग होते हैं, भले ही वो संख्या में छोटे होते हैं, लेकिन उनकी एस्पायरेशंस जो हैं वो बड़े दलों के द्वारा पूरी नहीं हो पाती हैं। इसलिए ऐसे जो छोटे छोटे दल हैं वो अपना संगठन बनाते हैं, और जब वो अपना संगठन बनाते हैं तो उनकी भावना ये रहती है कि हम अपने आइडेंटिटी और अस्मिता को हम समाज की मुख्य धारा में किसी तरह से ला सकें। तो पहली चीज तो ये है कि जो उनकी अस्मिताएं हैं वो बड़ी लोकलाइज्ड होती हैं। आप ये नहीं देखेंगे कि कोई छोटा दल है, जैसे मान लीजिए अपना दल है या महान दल है या और कोई छोटा सा दल है। उत्तर प्रदेश में बहुत छोटे छोटे दल बने हुए हैं, पीस पार्टी है, कौमी एकता दल है ना, आरएलडी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, बहुत सारे दल हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो एक बहुत छोटे से क्षेत्र में कहीं सिमटे होते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में वो सिमटे होते हैं वहां तो वो सिमटे होते हैं, लेकिन जब वो किसी बड़े दल के साथ जुड़ते हैं तो वो एक प्रदेश व्यापी एक प्रकार से उसमें एक साइकोलॉजिकल लोगों के मनोविज्ञान में इम्पैक्ट जाता है कि पूरे प्रदेश के जो उपेक्षित और मार्जिनलाइज्ड लोग हैं ये इसमें हमारे दल का समर्थन कर रहे हैं। और ये ओवरऑल जो प्रदेश की राजनीति होती है या जो चुनावी राजनीति होती है, उसमें ये जो मुख्य दल है उसको बहुत लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। बीच में टोक रहा हूँ वर्मा जी, तो क्या हम इन्हें राजनीतिक दल कहेंगे या हम इन्हें जातीय कबीला भी कह सकते हैं? नहीं, आप इन्हें जाति कबीला कहें या इनको एक छोटे दल कहें, जो भी कह लें, लेकिन जो उनकी राजनीतिक जो उनकी इम्पैक्ट है, हमारे लिए एक एनालिस्ट के रूप में, पॉलिटिकल एक छात्र के रूप में हम उनके इम्पैक्ट को एसेस करते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देके बताऊं कि 2014 का जो चुनाव हुआ था, 2014 के चुनाव में आपने देखा कि जो छोटे दल थे, खास तौर से जो अपना दल था, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं, उसकी लोकसभा में कोई सीट नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जब उसका टाई अप हुआ तो उसने 2 सीटें लोकसभा में जीती। ये उसके लिए भी बहुत मुफीद था, उसके लिए भी बहुत ही अहमियत रखता था। और अपना दल से टाई अप करने के कारण जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ओबीसी सेगमेंट में सेंध लगाई, जो कुर्मी सेक्शन है खास तौर से, उससे एक बहुत बड़ा सिग्नल पूरे समाज में ये गया कि जो ओबीसीज का एक वर्ग है, जो कुर्मी वर्ग है, क्योंकि अपना दल बेसिकली कुर्मी ओरिएंटेड, कुर्मी सेंट्रिक कास्ट पार्टी है, तो एक पूरे समाज में गया कि ओबीसी वर्ग भी धीरे से बीजेपी की तरफ जो है झुका हुआ है। तो जो समाजवादी पार्टी है वो चूंकि अपर जो ओबीसी है उस पे ज्यादा फोकस करती है, यादवों पे ज्यादा फोकस करती है। आप तो जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी का जो गजट है उसमें ओबीसी को 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। पहला वर्ग जिसमें केवल एक जाति है, अहीर ऑब्लिक यादव। दूसरे वर्ग में जिसको मोर बैकवर्ड कहते हैं उसमें 8 जातियां हैं, और शेष सारी जातियां जो 60 जातियां हैं वो सारी के सारे मोस्ट बैकवर्ड में आती हैं।
तो ओबीसी सेगमेंट में जो मोर बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड, ये जो दो सेगमेंट है, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है और ये ओपन टू कैच है। और बीजेपी ने जब अपना दल से टाई अप किया तो वो जो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज था कि नाउ ओबीसी एंड बीजेपी दे आर इन यूनियन, दे आर इन कोलिशन, ये जो एक सोसाइटी में सोशल इंजीनियरिंग का मॉडल हमको दिखाई देता है 2014 में जो बीजेपी ने दिखाने की कोशिश की, इससे पूरे प्रदेश में एक सिग्नल गया कि ओबीसी तबका बीजेपी की तरफ खिसक गया, जिसका एडवांटेज बीजेपी को मिला। हम सभी लोग जानते हैं कि जो उसने सीटें कंटेस्ट की 78 सीटें, उसमें 72 सीटों पे उसको विजय मिली। लेकिन वर्मा साहब, हम 3 साल और आगे चले, 2014 से आगे 2017 में, आप जिसका एग्जाम्पल दे रहे हैं अपना दल का, वो 2 पार्ट में था। एक पल्लवी पटेल के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के साथ थी, तो दूसरी अनुप्रिया के वो भाजपा के साथ थी। जी, तो जी। वहां की अनुप्रिया क्यों लीड लेती हैं? क्या वो भाजपा की वजह से लीड ले पाती हैं, या ये कह लीजिए कि जो उनका वोट है उसमें अनुप्रिया की साथ ज्यादा रही? देखिए, जो अपना दल का जो स्प्लिट हुआ उनकी माताजी में और उनके में, कृष्णा पटेल एंड अनुप्रिया पटेल में जो डिफरेंस आया, तो बेसिकली होता है कि जब भी, इवन जब बड़ी पार्टी होती है, आप 1969 में जाइए, है ना, जब कांग्रेस का डिवीजन हुआ, कांग्रेस वो जिसमें कि सारे बड़े बड़े नेता थे, निजलिंगप्पा, एसके पाटिल, है ना, और इस प्रकार से बड़े बड़े जो नेता थे, सीबी गुप्ता, ये सारे जो स्टालवर्ड्स थे कांग्रेस के, वो कांग्रेस ओ में चले गए और अकेली इंदिरा गांधी जो है, जिनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था उस समय 1969 में, वो उन्होंने कांग्रेस आई को अपने को अलग कर लिया। लेकिन अल्टीमेटली वो धड़ा जो कि कांग्रेस का इंदिरा गांधी के साथ था, वो जो ज्यादा प्रभाव रहा और वही वास्तव में कांग्रेस बना आगे चल के। यही चीज हर दल में होती है कि स्प्लिट तो होता है लेकिन उसका एक घटक उपेक्षित हो जाता है। जनता एक ही घटक को स्वीकार कर पाती है, दोनों घटकों को तवज्जो नहीं दे पाती है, जनता एक ही घटक को स्वीकार कर पाती है। जो तो जब सोनेलाल पटेल की डेथ के बाद जब कृष्णा पटेल और अनुप्रिया पटेल में कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसकी चिप को लेकर, और अनुप्रिया पटेल बिकेम एजुकेटेड एंड उन्होंने लीडरशिप लेने की कोशिश की, तो जो 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 अपना दल के जो वोट बैंक थे, अपना दल का जो सोशल ग्रुप था, उसने बेसिकली अनुप्रिया पटेल को ही एक प्रकार से अपने नेता के रूप में स्वीकार किया। असली अपना दल उसी को माना और जो कृष्णा पटेल वाला फैक्शन था वो मार्जिनलाइज हो गया। इसलिए हम थोड़ा पीछे चले जाएं या हम बात करें 2007 की, जब प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का उभार हुआ और उसका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और यदि हम गौर से अध्ययन करें तो वो प्रत्येक विधानसभा सीट पर वहां जाति गठजोड़ और वहां की जातीय संरचना को ध्यान में रखते हुए अपना कैंडिडेट घोषित करती थी बहुजन समाज पार्टी और उनकी सुप्रीमो मायावती। तो क्या वजह रही? वो 2007 में कामयाब हो गई, लेकिन वही फार्मूला ना 2012 में चला ना 2017 में चला, और अब 2022 की बारी है। हम क्या उम्मीद रखते हैं? ये राजीव जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। ये हमारे दिल के बहुत निकट है और इसलिए भी निकट है कि मैंने 2007 में इस पे शोध किया था और एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसको कि रिवर्स सोशल ऑस्मोसिस कहा गया था, और वो प्रकाशित भी हुआ था। उसके बिना पे मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इनवाइट भी किया कि आप आइए, अपना सिद्धांत को हमको समझाइए कि क्या है आपका सिद्धांत। तो मुझे जाने का वहाँ अवसर मिला और अपने सिद्धांत को बताने का मौका मिला। उस सिद्धांत में ये था कि जो सहज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी कांसीराम के बाद, जैसा कि हम देखते हैं कि कांसीराम तो एक क्लास पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो तो बामसेफ को लेके चल रहे थे और उसमें बामसेफ में बैकवर्ड्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे, दलित्स भी थे, वुमेन भी थे और मार्जिनलाइज सेक्शंस के सभी लोग थे। तो वो एक क्लास मूवमेंट था बामसेफ का। फिर वो डिटीरिएट हुआ DS4 में, वो डिटीरिएट हुआ BSP पॉलिटिकल फॉर्मेशन में, और जब पॉलिटिकल फॉर्मेशन में वो आया और उसके बाद से 1995 वाला जो अपना मसला हुआ लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड जो हुआ, उसके बाद से उसमें दरार पड़ गई और BSP और SP में कभी ना एक होने वाली प्रवृत्ति एक प्रकार से भारतीय उसमें आ गई। मायावती ने 2007 में जो कोशिश की वो ये किया कि उन्होंने एक, न केवल चर्चा तो यही रही कि उन्होंने ब्राह्मण जोड़ो सम्मेलन किया और ब्राह्मणों को ही जोड़ा, लेकिन उसके अंदर की कहानी ये है कि सोसाइटी के जितने भी, अगर आप 2007 का
मायावती का जो आप विभिन्न जातियों का जो सपोर्ट देखेंगे तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि समाज का ब्राह्मण से लेके और दलित तक और मुस्लिम तक कोई ऐसा सामाजिक घटक नहीं था जिसने कि मायावती या बीएसपी के पक्ष में ज्यादा मत 2007 में न दिया हो। अर्थात ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि दलित मुस्लिम गठजोड़ से मायावती जीती थी, लेकिन उसमें मैंने एक सैंडविच कोलिशन का भी कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया था, जिसका ये भाव था कि मायावती ने दलित और ब्राह्मण, ये तो सैंडविच की तरह से सोसाइटी में जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे का सेक्शन था उसको लिया, लेकिन सैंडविच में जो बीचे की फिलिंग होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और मायावती ने सोसाइटी के सारे जो बीच के जातियां थी उसको भी उस सैंडविच के बीच में रखा, और इस प्रकार से सोसाइटी के सभी वर्गों को उन्होंने एक साथ अपने आप में जोड़ा। और 2007 में उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग थी वो केवल दलित ब्राह्मण गठजोड़ से नहीं हुई थी, वो सारे सोशल डिनोमिनेशंस के एक मंच पे आने से हुई थी। दुर्भाग्य की बात ये रही कि जब 2012 आया, आपको याद होगा, आप लोग तो राजनीति में बहुत अच्छा दखल रखते हैं, कि आने के पहले उन्होंने यूपी के विभाजन का एक फॉर्मूला दिया था, अगर आपको याद हो, और लोगों के मन में ये हुआ कि मायावती शायद ये चाहती हैं कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में शिफ्ट कर जाएं और सतीश मिश्रा को एक फैक्शन, एक यूपी का टुकड़ा दे दिया जाए, नसीमुद्दीन को दूसरा दे दिया जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य को तीसरा दे दिया, बाबू सिंह कुशवाहा को चौथा दे दिया जाए। इस प्रकार से चारों जो पार्टी के नेता हैं उसको यूपी में एकोमोडेट करके मैं शिफ्ट कर जाऊं दिल्ली। ये बहुत सारे हम लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही थी, क्यों मायावती ने इस जंक्चर पे किया, और उसी जंक्चर पे मुलायम सिंह यादव ने इसका पुरजोर विरोध किया, और उस केवल पुरजोर विरोध की वजह से मायावती ने अपना सैंडविच कोलिशन और सोशल इंजीनियरिंग सब लूज कर दिया और वो इस चुनाव को हार गई। तो इस प्रकार से ये नहीं है कि उन्होंने फार्मूला को रेप्लिकेट किया हो वो चुनाव हारी हो, उन्होंने 2007 का फार्मूला न 2012 में दोहराया और उसके बाद तो कभी दोहराया ही नहीं, क्योंकि उनको राष्ट्रीय राजनीति की ललक लग गई, और सारे दल जो थे वो भी उनको इस प्रकार से प्रोजेक्ट कर रहे थे कि जैसे वो राष्ट्रीय राजनीति के उसमें खेमे में आने वाली हैं और राष्ट्रीय राजनीति करने वाली हैं। तो मायावती ने जो राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अपना रुख किया, दिल्ली का रुख किया, उससे कहा जाता है ना कि आधी तज सारी को धावे आधी रह न सारी पावे। तो उत्तर प्रदेश जो आपके पास था वो भी आपके हाथ से निकल गया, और राष्ट्रीय राजनीति तो खैर एक दूर की कौड़ी है। लेकिन वही 2012 में देखते हैं, 2017 में फिर हम जो बीजेपी की विजय हुई प्रदेश में, उसको कैसे एनालिसिस करेंगे हम, उसकी क्या वजह रही? क्या वो छोटे छोटे राजनीतिक जो दल थे वो उसके साथ खड़े हुए थे, उसकी वजह से थी? जी देखिए, वो तो बीजेपी ने अपना मॉडल रखा ही, और न केवल उन्होंने अपना दल को लिया बल्कि सुहेलदेव समाज पार्टी जो कभी बीजेपी से जो कभी बीएसपी से अलग हुई थी और बीएसपी से ग्रज रखती थी, उसको भी उन्होंने अपने में मिला लिया। तो इस प्रकार से छोटे छोटे दलों को साथ रख के जो मनोवैज्ञानिक एडवांटेज बीजेपी को मिलना था वो तो बीजेपी ने अपने पास बरकरार रखा। 2014 का मॉडल था वो उन्होंने और उसमें इजाफा ही किया, एक पार्टी को और जोड़ा ही, अपना दल की जगह उन्होंने और सुहेलदेव समाज पार्टी को भी जोड़ा। लेकिन जो बहुत गहरी चीज थी वो ये थी कि बीजेपी ये समझ गई कि कभी ब्राह्मण बनिया पार्टी कही हुई जाने वाली पार्टी को अगर पावर में आना है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, तो उसको समावेशी होना पड़ेगा, उसको इंक्लूसिव होना पड़ेगा। और वो इंक्लूसिव हुई, और इंक्लूसिव होने का प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश में जो जातिगत समीकरण है, हम लोग धीरे से बात करेंगे कभी इस पे, कि उत्तर प्रदेश में अभी भी जातीय आधार पे लोग सोचते हैं, जातीय आधार पे मतदान भी होते हैं। तो ये जब तक सारी जातियों को आपने मिलाएंगे नहीं, तब तक आप कैसे आप बहुमत प्राप्त कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, 2007 में जो मायावती ने मॉडल सोशल इंजीनियरिंग का मॉडल लिया, उसमें यही था कि सारी जातियों को उन्होंने मिलाया। बीजेपी ने यही फॉर्मूला अपनाया और 2017 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रांसफॉर्मेशन किया कि जो उनके ऊपर आरोप लगता था उस आरोप को दरकिनार करके उन्होंने दलितों में अपनी पैठ बनाई, उन्होंने भी ओबीसी में अपनी पैठ बनाई। और ये पैठ बनाने के लिए जो उन्होंने टैक्टिक्स अपनाई वो ये था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो बात कभी मायावती कहा करती थी
वो करती नहीं थी, कहती थी, लेकिन बीजेपी ने ओबीसी को 40% टिकट्स दिए। दलितों की तो चलिए संख्या सुरक्षित है, उनकी तो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित है, इसलिए उतना तो सभी दलों को उनको देना ही है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एनएसएसओ का जो डेटा है वो कहता है कि 41% जो है वो आपके ओबीसीज हैं। तो बीजेपी ने 40% ओबीसीज को टिकट एलोकेट किए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। उन्होंने केवल यही नहीं कहा, उन्होंने उनको किया भी। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि 41% जिसकी पॉपुलेशन में हिस्सेदारी हो, अगर उसको टिकट एलोकेशन में भी 40% सीट आप देते हैं, तो इससे ज्यादा वो और क्या आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है। लेकिन हम यही बात करें वही तो हम देखते हैं कि 2017 में जहाँ बीएसपी ने वो ये किया था कि 402 जो विधानसभा सीट हैं उनमें लगभग 90 से 100 उन्होंने ब्राह्मण्स और 90 से 100 ही लगभग मुस्लिम, वो बाकी उनका एससी वोट बैंक है। तो यदि हम तीनों की बात करें अपने प्रदेश में, इनकी संरचना देखें इनके वोट्स की, तो वो ठीक ठाक बैठती है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होती। देखिए उसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि ये आर्टिफिशियली आप अगर इसको केवल इलेक्शन के समय पे अगर ये गणित एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो इट विल नॉट वर्क। पहली चीज तो ये है, आपको बाकायदा उनको पावर स्ट्रक्चर में भी स्थान देना पड़ेगा, केवल टिकट में नहीं देना पड़ेगा, पावर स्ट्रक्चर में भी स्थान देना पड़ेगा। कांग्रेस ने दलितों को क्यों लूज किया? कांग्रेस तो कभी अम्ब्रेला पार्टी कही जाती थी, उसमें तो पूरे सब मॉडल था कि भाई इंद्रधनुषीय चरित्र है कांग्रेस का, समाज पूरा नेशनल मूवमेंट था, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो थी नहीं है। कांग्रेस में तो सभी समाज के लोग, अपने बाप दादों से हम लोग पूछें तो सभी कहेंगे कि हम सब लोग कांग्रेसी थे, तो पूरा देश ही कांग्रेसी था। लेकिन कांग्रेस ने कभी जगजीवन राम के अलावा किसी को उसमें तवज्जो दिया ही नहीं पूरी कांग्रेस में, और धीरे से दलित उससे एग्जिट कर गया। तो सवाल यह है कि केवल आप इलेक्शन के समय पे टिकट दे दें ये नहीं चलेगा, आप उनको बाकायदा लीडरशिप स्ट्रक्चर में परमानेंटली एकोमोडेट करिए। लेट देम रियलाइज दैट दे आर वेरी मच इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टी। ये नहीं कि साहब चुनाव के समय टिकट दे दिया और काम खत्म हो गया, हार गए तो फिर काम खत्म हो गया, उसके बाद से कहाँ गए वो लोग? क्या आज बीएसपी में उस प्रकार का जो लीडरशिप स्ट्रक्चर है, आपको समाज का वो रिप्रेजेंटेशन दिखाई देता है? क्या उतने मुस्लिम्स, क्या उतने दलित, क्या उतने ओबीसी, क्या उतने अपर कास्ट दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। बीजेपी ने इस चीज को लागू कर दिया। आपको डेमोक्रेटिक होने के लिए इंक्लूसिव होना ही पड़ेगा, आप कोई डेमोक्रेसी कर ही नहीं सकते अगर आप इंक्लूसिव नहीं होते हैं। तो ये चीज मायावती के साथ थी, इसलिए उन्होंने बावजूद ये सब करने के उनको हासिल नहीं हुई सफलता। यदि हम यही बात करें जैसे कास्ट एम्पावरमेंट, सीधी सीधी मैं बात करूं, जो जातीय स्वाभिमान होता है या उसके उत्थान की बात होती है, उसको लेकर छोटे राजनीतिक दल अपने जनाधार वाले क्षेत्रों में या अपनी संख्या वाले क्षेत्रों में वो अपने आप को खड़ा पाते हैं। वहीं दूसरे बड़े राजनीतिक दल भी, वो भी जातीय संरचना के आधार पर अपने आप एक असेंबल करने का प्रयास करते हैं। उन नेताओं को उतनी अहमियत दी जाती है जितना उनका वोट बैंक होता है, जितना बड़ा, तो वो क्यों नहीं प्रभावी होते और छोटा राजनीतिक दल क्षेत्र विशेष में प्रभावी हो जाता है? उसकी क्या है? एक बार फिर से जरा अपना सवाल दोहराइए, क्या है? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, उसकी बात करते हैं हम, अपना दल नहीं, ये हम बात करते हैं जो अभी अखिलेश गठजोड़ करने जा रहे हैं, वो महान दल से, वो केशव देव मौर्य उनके नेता हैं। वहीं उनके पहले केशव देव मौर्य भाजपा में भी हैं, वो इस समय डिप्टी सीएम हैं। वो ज्यादा प्रभावी होंगे अपनी कास्ट में या वो महान दल ज्यादा प्रभावी रहे? हाँ, ये भी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हम लोगों को हमेशा इस बात को समझना चाहिए कि कोई भी जाति टोटली लंप सम आप नहीं कह सकते कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में ही 100%। जैसे अगर आप इलेक्शन कमीशन का डेटा उठा के देखें तो जब हम लोग सर्वे करते हैं तो हम पाते हैं कि 80 से 85% दलित जो है वो मायावती को वोट करते हैं। लेकिन जब हम इलेक्शन कमीशन का डेटा देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि केवल 44, 45, 50% दलित टोटल वोट ही करते हैं। अर्थात 50% दलित ऐसा है जो वोट ही नहीं कर रहा है। वो कहाँ है? वेयर आर दे? और अगर वो वोट नहीं कर रहे हैं या पॉलिटिकल प्रोसेस से वो अलग हैं तो और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ओपन टू
वो एक्सेस, और पॉलिटिकल पार्टी उस 50% सेगमेंट को क्यों नहीं एक्सेस कर सकती है? क्यों सारे पॉलिटिकल ये पार्टी मान के चलते हैं कि सारे दलित मायावती को सपोर्ट करते हैं? क्यों सारे पॉलिटिकल पार्टी ये मान के चलते हैं कि यादव जो है वो सपा को सपोर्ट करते हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। ये जातिगत संरचनाएं बनी हुई हैं, लेकिन इस जातिगत संरचना में आप सेंध लगा सकते हैं, इसका स्वयं प्रमाण बीजेपी है। और 2019 का अगर चुनाव आप देखें तो जो वो इसका ज्वलंत उदाहरण है कि बीजेपी को 50% से ऊपर उत्तर प्रदेश में वोट मिले कैसे, अगर और जातियां बीजेपी की तरफ आकृष्ट नहीं हुई। और अगर जो और यहाँ के क्षेत्रीय दल हैं, अगर वो इस मुगालते में बैठे रहेंगे कि उनकी जातियां तो उनको वोट देंगे ही, तो वो बहुत बड़े भ्रम में, बहुत ही डार्क पॉलिटिक्स में बैठे हुए, डार्क एरिया में वो बैठे हुए हैं। क्योंकि आज जो वोटिंग पैटर्न हो गया है, उस वोटिंग पैटर्न में मैरिज मॉडल ऑफ रिलेशनशिप नहीं चल रही है। ऐसा नहीं कि मैं सपा का हूं तो मैं सपा से विवाहित हो गया, या मैं बसपा का हूं तो मैं बसपा से विवाहित हो गया। आज जो है शेयर मार्केट मॉडल ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। ये मैंने ये कॉइन किया एक टर्म इसीलिए कि शेयर मार्केट में जैसे आदमी पैसा उस स्टेक में लगाता है, उस शेयर में लगाता है जिसमें उसको बेस्ट रिटर्न्स मिल सके, इसी प्रकार से आज हिंदुस्तान का मतदाता, आज उत्तर प्रदेश का मतदाता उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहता है जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो मैक्सिमम एडवांटेज डिराइव कर सकता है। आज की पॉलिटिकल पार्टी के लिए, आज के मतदाता के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे एस्पायरेशंस किस पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा फुलफिल हो रहे हैं। ये यदि हम देखें ये छोटे राजनीतिक दल कहें या हम उन्हें जातीय समूह कहें, वो एक समय तो कामयाब हो जाते हैं। यदि हम देखें उनकी विगत वर्षों का इतिहास देखें तो, लेकिन वो अपनी कामयाबी को मेंटेन नहीं रख पाते या दोहरा नहीं पाते। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह बहुत सीधी सादी है। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी राजनीतिक दल हैं, और इसमें मैं छोटे ही दलों को नहीं शरीक करूंगा, इसमें मैं बड़े दलों को भी लूंगा, कि हमारे देश में, और मैं इसको पूरा नेशनल मॉडल पर, मैक्रो मॉडल पर रखता हूँ, केवल यूपी के मॉडल पर नहीं रखता हूँ। मेरी ये समझ बनी हुई है, थोड़ा बहुत जो भी अध्ययन हमारा रहा उसके आधार पे, कि हमारे यहाँ एक विचित्र मानसिकता है राजनीतिक दलों की और राजनीतिज्ञों की। और वो मानसिकता ये है कि वो चुनाव के समय तो सक्रियता अपनी दिखाते हैं, लेकिन चाहे चुनाव में वो जीतें और चाहे वो चुनाव में हारें, वो सक्रियता उनकी सडनली एक निष्क्रियता में या एक प्रकार से इनविजिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, कि सक्रिय तो वो होते ही नहीं है और वो इनविजिबल भी हो जाते हैं, वो इधर उधर चले जाते हैं। तो जब आप छोटे दल हैं और अगर आपको पता है कि आपको आपकी वजूद की जो आपका वजूद है, उस वजूद को अहमियत एक बड़ी पार्टी तभी देगी जबकि आपकी एक्टिविटी बनी रहे, आपकी सक्रियता बनी रहे, आपकी विजिबिलिटी बनी रहे, आपका मोबिलाइजेशन बना रहे। तो ये सारे जो छोटे छोटे दल हैं, ये समझते हैं कि अरे अब चुनाव खत्म हुआ, अब हम लोग का काम खत्म हुआ, अब हम लोगों को कोई कौन पूछेगा, अब तो फिर चुनाव ही के समय हमको पूछेगा। दे डू नॉट कंटिन्यू देयर प्रेजेंस, विजिबिलिटी, मोबिलाइजेशन एटसेट्रा इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी और इन एरियाज इन विच दे आर डोमिनेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे किसी पॉलिटिशियन की बात हो, चाहे छोटे क्षेत्रीय दलों की बात हो, चाहे सीमांत दलों की बात हो, चाहे बड़े दलों की बात हो, मुझे लगता है कि चुनाव के दरमियान, दो चुनावों के दरमियान जो एक प्रकार से निष्क्रियता आ जाती है हमारे राजनीतिक दलों में, वो बहुत आत्मघाती होती है। और जो पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं करते हैं, चुनाव के समय में उनको कोई चुनाव प्रचार नहीं करना पड़ता। मैं ऐसे बहुत सारे राजनीतिज्ञों को जानता हूं जो चुनाव के समय बड़े आराम से रहते हैं और इत्मीनान से जीतते हैं। मतलब मेन फैक्टर यही रहा, यदि आप एक्टिव हैं अपने क्षेत्र में, अपने जनता के बीच में हैं, उनकी समस्याओं या उनके कार्यों के लिए मुखर हैं, तो फिर यदि कोई व्यक्ति ऐसा या राजनेता ऐसा कर रहा है तो उसके लिए बाकी कास्ट वोट या और अन्य मुद्दों की बात वो कोई मायने नहीं रखती। राजीव जी, आप हमें ये बताइए कि आप भी एक मतदाता है और मैं भी एक मतदाता हूँ। 5 साल में कभी कोई जीता हुआ या हारा हुआ प्रत्याशी कभी आपके दरवाजे पे आके कुंडी खटखटाई है कि भाई साहब आपको कोई तकलीफ है, आप हमें बता दीजिए। हमारी 70 साल की उम्र हो रही है, 70 years आई एम कंप्लीटिंग, ठीक है ना। 70 साल में मुझे एक भी इंस्टेंस याद नहीं है कि चाहे वो जीतने वाला चाहे वो हारने वाला प्रत्याशी आके मेरे दरवाजे पूछा हो कि सर कोई तकलीफ है आपको, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। ये कोई पर्सनल एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा हूँ, ये मैंने आम मतदाता की त्रासदी को स्टडी किया है कि हर मतदाता इस बात से दुखी है कि साहब वो जीतने वाला और हारने वाला तो ऐसे गायब होता है जैसे कि गधे के सिर से सींग। यही फ्रेज वो लोग यूज करते हैं कि साहब हम लोग क्यों उनको वोट दें।
तो जो पॉलिटिशियन, इंडिया में चुनाव जीतना बहुत आसान है, मैं राजीव जी आपको बताता हूं, क्योंकि इंडिया का मतदाता बड़ा इमोशनल है। आप विश्वास मानिए कि अगर आप हमारे दरवाजे पे एक बार आ जाएंगे 5 साल में, आपको हमसे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी चुनाव के समय। लेकिन हमारा पॉलिटिशियन ये समझता नहीं है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं समझती है। वो तो समझते हैं कि अरे हम पैसा खर्च करेंगे, बाहुबल, ये धन बल और फलाना बल, और चुनाव प्रचार, हम साहब जीत जाएंगे, मोदी जी आएंगे प्रचार करेंगे जीत जाएंगे, योगी जी आएंगे चुनाव प्रचार करेंगे जीत जाएंगे। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आप अपने बल पे खड़े होइए, अपनी बैसाखी, आप पार्टी की बैसाखी बनिए, पार्टी आपकी बैसाखी न बने। आप पार्टी के बैसाखी बनिए। आप इतनी हनक अपनी पैदा करिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि साहब आप हमारी पार्टी में आ जाइए। तब सीधी सी बात है कि हम जो विकल्प तलाशते हैं वो निराशा में ही तलाशते हैं हम, तब हम उसके लिए विकल्प खोजते हैं। हम निराश होते हैं जो हमने चयन किया था उससे। जी अच्छा, एक बात और बनवाई जानना चाहेंगे कि जो हमारे अब इस समय संरचना है मतदाताओं की, उसमें लगभग 60 से 65% युवा मतदाताओं की काफी बड़ी भूमिका है, उनकी संख्या है पूरे मतदाता वर्ग में। तो वो इन छोटे राजनीतिक दल या कह लीजिए या कास्ट फैक्टर कह लीजिए, उससे कितना प्रभावित होगा? देखिए, जो यंग वोटर है वो कास्ट को तरजीह देता है, लेकिन बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देता। हमारा जो यंग मतदाता है वो काफी मैक्रो पिक्चर लेके चलता है, और उसको ये देखना होता है जब नेशनल इलेक्शंस होते हैं तो वो नेशनल पर्सपेक्टिव में चीजों को सोचता है। फिर वो क्षेत्रीय दलों को और जो राज्य के दल हैं उनको उतनी तवज्जो नहीं देता है। फिर वो देखता है कि अच्छा भाई ठीक है, इस देश को आगे कौन ले जा सकता है, वो उसके दिमाग में रहता है। जब प्रदेश की बात आती है थोड़ा उसका मीटर डाउन होता है, फिर वो लोअर लेवल पे सेकंड जो रंग के पॉलिटिशियंस उन पे ध्यान देता है। और जो लोकल इलेक्शंस होते हैं उसमें तो बिल्कुल ही कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि एक ही कास्ट के बहुत सारे लोग लड़ रहे होते हैं। इसको भी तो फैक्टर करिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं होती जिसमें बस केवल ये हो कि साहब एक एक कास्ट से एक एक आदमी लड़ रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। एक ही कास्ट से बहुत सारे लोग लड़ रहे होते हैं। तो ये एक हमारी सोच है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अगर आज सिस्टम इन प्लेस हो जाए, आज हमें लगे कि किसी कार्यालय में जाने में या कोई काम सरकारी करवाने में हमें अभी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हम जाएंगे और हमारा काम होकर निकलेगा, तो विश्वास मानिए ये कास्ट पॉलिटिक्स उसी दिन से खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम कास्ट पॉलिटिक्स करते ही इसलिए हैं, जिसके पीछे भावना ये होती है कि भाई हमारा कोई काम अटकेगा तो हमारी जाति वाला शायद हमारी कुछ मदद कर दे। पता नहीं वो करेगा कि नहीं करता है, ये भगवान ही जाने है। लेकिन ऐसा लोग के मन में एक विचार बना हुआ है कि शायद भाई कहीं से जुगाड़ लगा के हम अपने कास्ट वाले के पास पहुंच जाएंगे, किसी संबंधी के माध्यम से वो हमारा काम करवा देगा। लेकिन जिस दिन हमको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नो, आई विल गो टू द ऑफिस एंड गेट माय वर्क डन विदाउट एनी हैसल, उस दिन से ये जातिवादी सब खत्म हो जानी है। यंग मतदाता इस लाइंस पे ज्यादा सोच रहा है, इसलिए वो जाति को उतना तवज्जो नहीं देता। मैं ये नहीं कहता कि यंग लोग बिल्कुल ही जाति को तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन वो बहुत ही मार्जिनल ढंग से देते हैं। और मेनली वो ये देखते हैं कि होलिस्टिकली कौन आदमी, कौन पार्टी, कौन इस्टेब्लिशमेंट, कौन रिजीम कंट्री के इंटरेस्ट में है, स्टेट के इंटरेस्ट में है। वर्मा जी, आपका बड़ा गहन अनुभव है। 40 वर्षों से आप रिसर्च कर रहे हैं, और यदि हम माने तो आप जाने माने सेपोलॉजिस्ट हैं। तो वर्तमान परिस्थितियों में आप हमारे प्रदेश की राजनीतिक दशा और दिशा का आकलन किस प्रकार कर रहे हैं? देखिए, दशा और दिशा ये बड़ा पॉपुलर टर्म हो गया है, और ये बड़ा मीनिंगफुल होता है। हम जानते हैं कि इसके पीछे रहस्य क्या है और आप क्या हमसे कहलवाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बड़ी चीज, ऑनेस्टली हम लोग बात करते हैं, हमको ये डर नहीं होता कि साहब जो है वो किसी पार्टी को ये सूट करेगा, किसी पार्टी को ये सूट नहीं करेगा। अगर आप एक छात्र हैं तो आपको निडर होकर अपनी बात को कहने का राइट है, और यही हम लोग सिखाते भी हैं, यही पढ़ाते भी हैं, यही करते भी हैं। क्योंकि जैसे 2007 में हम लोगों ने कहा कि भाई बीएसपी की सरकार आने वाली है, बीएसपी की सरकार आई। 2016 में हम लोगों ने कहा कि एसपी की सरकार आने वाली है, एसपी की सरकार आई। 2017 में कहा कि 265 सीटों प्लस अगर आ जाती है तो कोई ताज्जुब नहीं है, वो आया। 2019 में ये हुआ कि भाई 65 सीटें, 60 से 65 सीटें बीजेपी की आएंगी, वो 64 सीटें आई। तो जो अध्ययन ग्रासरूट्स लेवल पे हम लोग करते हैं वो अखबारी नहीं होता, वो सतही नहीं होता, वो दिल्ली में बैठ के ऐसी कमरों में नहीं होता, वो जमीन पे होता है।
हमारी टीम्स रिसर्च करती हैं, वो ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं और वो सही आकलन करके देती हैं। हम लोग उसमें काफी मेहनत करते हैं, तब वो नजदीक पहुंचते हैं आंकड़ों के। लेकिन जिज्ञासा है वर्मा जी वो। जी जी जी। नहीं, बताएं बताएं। वो तरीका क्या होता है, मतलब किस मेथड क्या होता है? एक छात्र के रूप में मैं भी देखिए, जिज्ञासा रखता हूँ, और जो देख रहे हैं जैसे कि वो भी बहुत निश्चित ये जानना चाहेंगे। नहीं, वो देखिए मेथड तो एकेडमिक होता है ना। मेथड हम लोग तीन तीन दिन की ट्रेनिंग करते हैं, उसमें बच्चों को बताते हैं कि देखिए आप किस तरीके, उसका एक साइंटिफिक तरीका होता है। और बेसिक साइंटिफिक तरीका जैसे मैं आपको बता दूं आज, उसमें कोई रहस्य नहीं है कि साहब वो कोई हमारा रहस्य है। बेसिक ये होता है कि अक्सर आपने सुना होगा कि बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स होते हैं वो कहते हैं जी हमने 25 लाख लोगों का इंटरव्यू किया और हमने निष्कर्ष, वो कोई कह रहा है हम 60 लाख लोगों का इंटरव्यू किया, हमने निष्कर्ष निकाले। आप चाहे 60 लाख का करें या 1 करोड़ का, निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि अगर आपने जो सैंपलिंग किया है वो साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक सैंपलिंग कैसे होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि जितनी भी आबादी है हमारी उत्तर प्रदेश की, हम लोग एक 4-5 हजार लोगों का अध्ययन करते हैं। अब आप कहें कि साहब करोड़ों लोगों में उत्तर प्रदेश इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, इंडिया, यूएसए एंड इंडोनेशिया। यूपी इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड डेमोग्राफिकली। तो साहब इतने करोड़ लोगों का आप 5-6 हजार लोगों का अध्ययन करके निष्कर्ष आपके कैसे सही आ जाते हैं? तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जो आपकी सैंपलिंग की मेथडोलॉजी होती है वो वैज्ञानिक होना चाहिए। और वो वैज्ञानिक कैसे पता चलता है कि अगर आपने 5,000 लोगों का सैंपल लिया तो वो जो सैंपलिंग प्रोफाइल होती है इट शुड मैच विद द सेंसस प्रोफाइल। अर्थात अगर आपने 4,000 लोग लिए, 5,000 लोग लिए, तो उसमें 20% दलित होने चाहिए, 19.5% मुसलमान होने चाहिए, 40% ओबीसी होने चाहिए, 19% अपर कास्ट होना चाहिए, इतनी परसेंट विमेन होनी चाहिए। सेंसस की जो फिगर्स अवेलेबल हैं उतना आपका रिप्रेजेंटेशन उस संख्या में होना चाहिए। सो इफ योर सैंपलिंग एंड सेंसस मैचेस, अर्थात अगर आपके सैंपल्ड प्रोफाइल में और सेंसस प्रोफाइल में मैचिंग है, 1-2% का 3% का डिफरेंस को मायने नहीं रखता है, लेकिन बाई एंड लार्ज अगर वो काफी क्लोज है तो आपके निष्कर्ष, आपके अध्ययन के निष्कर्ष काफी निकट आते हैं। और दूसरा ये है कि हम लोग अपने अध्ययन के निष्कर्षों को अपने पर्सनल जजमेंट से, जो हमारी टीम्स फील्ड में जाती हैं वो जो फीडबैक देती हैं, उस फीडबैक के आधार पे उसको इंटरपोलेट करते हैं। तो आंकड़ों और अपने जो अनुभव हैं इन दोनों का मिलान करके फिर हम कुछ अनुमान लगाते हैं कि किस पार्टी की दिशा और दशा क्या चल रही है। हम 35-40 वर्षों से सुन रहे हैं हमारी वैश्वीकरण है, वो दुनिया छोटी हो गई है। अब जो एक फैक्टर यहाँ प्रभावी है, पूर्व में प्रभावी है, जरूरी नहीं वही पश्चिम में भी प्रभावी है। तो क्या अब वास्तव में जो मुद्दे हैं, जो विषय चिंता करते हैं या जो प्रश्न खड़े होते हैं, वो लगभग एक से ही रहते हैं या अलग अलग पार्ट में हम उसके बीच मत भिन्नता देखते हैं? देखिए ऐसा है कि ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मैंने यूएस प्रेसिडेंट के दोनों इलेक्शन कवर किए, 2008 का भी। इत्तफाकन उस समय आई वाज इनवाइटेड इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो उस समय मैं वहीं था। और फिर 2000 इनका ट्रम्प महोदय का जो इलेक्शन पिछला वाला हुआ था उसमें भी मैं था। तो मैंने वहाँ के लोगों का भी अध्ययन किया और वहाँ के बूथों का भी थोड़ा बहुत विजिट करके अध्ययन किया, और जो प्रोफेसर्स वगैरह वहाँ पे है उनसे भी बातचीत की। सबका एक मत ये था कि आप ये मत समझिए कि आपकी इंडिया में ही पॉलिटिक्स में पैसे का डोमिनेंस है। आप ये मान लीजिए कि अमेरिका में भी पैसे का वर्चस्व उतना ही है, बल्कि शायद आपके यहाँ से और ज्यादा हो यहाँ पे पैसे का डोमिनेंस। और उसी प्रकार की जो यहाँ पे हम लोग कास्ट डिवाइड कहते हैं, वहां पे भी वो डिवाइड आपको दिखाई देता है। और ब्लैक्स और व्हाइट्स और हिस्पैनिक्स का जो डिवीजन है वो वहां की सोसाइटी में आपको दिखाई देता है, बहुत क्लियरली दिखाई देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिसी मैटर्स अपार्ट, और हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि अमेरिका में जैसे डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं, तो उनकी जो लाइन ऑफ डिवीजन है वो शार्प है कि ये डेमोक्रेट्स ऐसे सोचते हैं और रिपब्लिकन्स ऐसे सोचते हैं। आपके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा जो
इश्यूज हैं उस पे कॉन्ग्रुएंस है, केवल मेथड पे डिफरेंस होता है कि कैसे किया जाए, लेकिन गरीबों के बारे में सब लोग यही सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं, बहुत सारी चीजें कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो इंडिया में जो आइडियोलॉजिकल डिविजन्स हैं वो शार्प नहीं है, और वेस्ट में आइडियोलॉजिकल डिवीजन शार्प है। एक डिफरेंस तो मुझे ये दिखाई दिया, और दूसरी चीज ये दिखाई गई कि हमारे यहाँ जो कैंपेन का तरीका है, उस कैंपेन में बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड कैंपेनिंग होती है। जैसे हम लोग डोर टू डोर विजिट करते हैं या लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं, तो वो उसमें बहुत पर्सनल रैपो एस्टैब्लिश हो जाता है। वेस्ट में उतना पर्सनल नहीं होता, उसको काफी एक जनरल मोड में लेके करते हैं। और भी हर देश की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कोई बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं जहां तक इलेक्टोरल कॉन्टेस्टेशन की बात है। लेकिन फिर भी कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी, नेशन टू नेशन डिफर तो थोड़ा बहुत करता ही है। हम ही लोग यहाँ ईस्ट और वेस्ट में डिफर कर। वर्मा, एक प्रश्न और उठता है कि मतदाता का मानस, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब 240 दिन बाद हमारा प्रदेश चुनाव में जाएगा, वो चयन करेगा अपनी सरकार की, तो मतदाता का मानस कब बन जाता है, कब बनता है? ये पहले से ही तैयार होता है कि मुझे चेंज करना है, या परिस्थिति बस जैसे जैसे दिन निकलते हैं, या जिस तरह से प्रचार शैली होती है, विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने तरीकों से अपना अपना प्रचार करते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है? मेन फैक्टर क्या होता है, कब उसकी मनस्थिति ये होती है कि उसको ये ऐसा चयन करना? हाँ, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं कि मतदाता अपना निर्णय कब बनाता है। और मैं अपने व्यक्तिगत निर्णय से आपको बता रहा हूं कि कभी कभी तो मैं जब घर से और मतदान केंद्र के लिए चलता हूं, तब रास्ते में सोचता हुआ जाता हूं कि यार वोट किसको मुझे देना है। व्यक्तिगत मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। एक ऐसा भी मतदाता होता है जो कि बिल्कुल आप इसको एसेस ही नहीं कर सकते, वो किसी ट्रैप में नहीं आ सकता, वो किसी भी सर्वे में नहीं आ सकता उसकी मानसिकता कि वो किसको वोट देने वाला है, क्योंकि वो खुद ही अनिश्चय की स्थिति में रहता है कि वो किसको वोट दे। उसमें मैं अपने को भी रखता हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मतदाता दो तरह के मूलतः पाए जाते हैं। एक प्रतिबद्ध मतदाता होते हैं। प्रतिबद्ध मतदाता वो होते हैं जो पार्टी से प्रतिबद्ध होते हैं, और उनके लिए पार्टी से इतर हट के सोचने का कोई अर्थ नहीं होता है। वो पार्टी को ही वोट देंगे। चाहे हमने ऐसे लोगों से बात किया है, उन्होंने कहा कि साहब आप घोड़ा खच्चर, यही शब्दावली उन्होंने यूज किया कि आप घोड़ा खच्चर बंदर कोई भी खड़ा कर दीजिए फलाना हमारी पार्टी पे, हम सब देंगे उन्हीं पार्टी को वोट। हमने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों? कहना नहीं साहब, हम लोग उससे बहुत अपने कंफर्टेबल फील करते हैं, हमको जितना एडवांटेज हमारी पार्टी आती है उतना मिलता है, उतना कभी नहीं पड़ता। हमने कहा अच्छा भाई, तो आप राष्ट्र के इंटरेस्ट में नहीं सोचते हैं? कि नहीं साहब, हमारा इंटरेस्ट सुरक्षित तो राष्ट्र का इंटरेस्ट, मतलब इस प्रकार के लॉजिक। तो एक तो प्रतिबद्ध मतदाता होता है जो कि अपनी पार्टी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। दूसरा वो मतदाता होता है जो मतदाता की प्रतिबद्ध नहीं होता, जिसको हम लोग फ्लोटिंग वोटर्स कहते हैं। फ्लोटिंग वोटर्स वो वोटर्स होते हैं जो कि जिनकी संख्या समझ लीजिए कि 7%, 8%, कभी कभी वो 9% के आसपास होती है, और वो ऐसी स्थिति में वो संख्या घट बढ़ जाती है जबकि हाई कॉन्टेस्टेशंस होते हैं। हाँ, दोनों दावेदार बड़े अच्छे होते हैं, दोनों पार्टियां बहुत टफ उसमें कॉन्टेस्ट में होती हैं। इनको कहते हैं फेंस सिटर्स, या इनको कहते हैं फ्लोटिंग वोटर्स, अर्थात तैरते हुए मतदाता। ये तैर रहे हैं दोनों के बीच में, ये उधर तैर के चले जाएंगे कि उधर तैर के चले जाएंगे, ये कोई नहीं बता सकता। ये तैरते हुए मतदाता हैं, और ये मतदाता बड़े खतरनाक होते हैं क्योंकि ये एन ब्लॉक जाते हैं। ये फ्लोटिंग वोटर्स जो हैं, दे गो इन ब्लॉक एंड दे आर द पीपल हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैंपेन। जो सारा पॉलिटिकल आप कैंपेन देखते हैं, वो सारा पॉलिटिकल कैंपेन जो सोशल मीडिया पे होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होता है, जो अखबारों में होता है, जो डोर टू डोर होता है, जो मोबिलाइजेशन होता है, मीटिंग और ये सारा वो 6-7 और 8% मतदाता को आकृष्ट करने के लिए। शेष तो सबका मन बना हुआ है कि हमें तो फलाना पार्टी पे वोट देना है। और तीसरे प्रकार के मतदाता मेरे जैसे कुछ छुटपुट मतदाता होते हैं, वो भी 1-8% जरूर होते होंगे, जो कि बिल्कुल फ्लोटिंग भी नहीं होते हैं। वो बिल्कुल अपने में ही या तो कुछ व्यस्त रहते हैं कि उनको सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि भैया वोट किसको देंगे। जैसे मैं हूँ, उस समय जिस समय चुनाव होते हैं, हम लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि उस समय अध्ययन के अलावा और सर्वे और ये वो के अलावा कुछ सोचने का मौका ही नहीं रहता। और एक सिटीजन के रूप में तब हम अपने को डिसाइफर करते हैं जब अपने घर से चल के मतदान केंद्र की तरफ जाते हैं।
तो ये, लेकिन वो संख्या बहुत कम होती है, वो 1% भी ऐसे लोग होंगे, लेकिन मूलतः 2 प्रकार के मतदाता होते हैं। और अगर ये जो चुनाव प्रचार है, पूरी जो टेक्नोलॉजी है, पूरा पैसा है, पूरा जो फोकस है, यही जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, अगर आपने उनको प्रभावित कर लिया तो आपकी गाड़ी निकलती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ए के वर्मा, आपने बड़ी विशद जानकारी आपसे मिली और हमने उत्तर प्रदेश की राजनीति का मर्म समझने की कोशिश की। फिर आपसे मुलाकात होगी, चूंकि चुनावी सीजन आ रहा है और आप जैसे विज्ञानियों से, साइकोलॉजिस्ट से बात करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर भी करें। जल्द मिलते हैं एक और लाइव के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।